आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पे। तो हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ हिस्ट्री, जिसका जो इकाई है 6 है। इससे पहले इकाई 1, 2, 3, 4 और 5 का हम क्वेश्चन और आंसर सभी पाठ का करवा चुके हैं। तो यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी पाठ का जो क्वेश्चन आंसर है उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जरूर देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके पहले प्रश्न का। तो आइए, पहला प्रश्न जो है आपके सामने क्या है बोर्ड पे। तो प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी ना। तो आपके सामने जो प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, प्रगतिशील प्रवृत्ति या आक्रमण प्रवृत्ति या रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति। तो बढ़ी आपका आंसर जो हो जाएगा क्या, प्रगतिशील प्रवृत्ति ना। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। अच्छा, अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 2। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है ना। प्रश्न है, आंसर है ऑप्शन आपके सामने क कि सीमित क्षेत्र, ख में क्या है प्रभावी क्षेत्र, ग में है विस्तृत क्षेत्र और घ में है सभी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ख, प्रभावी क्षेत्र ना, प्रभावी क्षेत्र। अच्छा, इसके बाद प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है ना। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव जो है संभव हुआ है। क्या संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु ना। तो अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है, तो वो हुआ है संपत्ति। तो आपका ऑप्शन क हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमयी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई ना। क्या जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था या सभी। तो 4 का आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुर्दा नहीं मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ख। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ना। अगला प्रश्न जो है आपके बोर्ड स्क्रीन पे क्या है, 5 नंबर के, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया ना। मतलब कि जो आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। क्या ग्रामीणीकरण या शहरीकरण, कस्बा या बंदरगाह ना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, शहरीकरण, ऑप्शन ख होगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 6 ना। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है ना। जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक कहाँ होता है। क्या ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो जनसंख्या का घनत्व जो होगा वो सबसे अधिक कहाँ होता है, महानगर में, इसलिए ऑप्शन घ हो जाएगा आपका सही उत्तर। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या कि 1810 से 1880 ईस्वी तक ना, कब से कब तक, तो 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची ना। 10 लाख से बढ़कर मतलब 1810 से 1880 तक में कितना पहुंच गया। क्या 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख ना। आपके सामने ऑप्शन है क्या 20, 30 और 40 लाख ना। 40 लाख और 50 लाख। तो आपका जो 1810 से 1880 ईस्वी तक ना 10 लाख से बढ़कर हो गया था कितना, 40 लाख। तो ऑप्शन ग हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई ना। लंदन में जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है कब लागू हुई ना। क्या 1850, 1855, 1860 या 1870 ना। तो कब लागू हुआ, 1870 में, इसलिए ऑप्शन घ होगा आपका सही उत्तर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या है 9। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया ना? कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? क्या उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूंजीपति कौन सा वर्ग? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? मध्यम वर्ग, यानी ऑप्शन घ। प्रश्न संख्या 10 है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ ना? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? क्या श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग या कृषक वर्ग, या इनमें से सभी? तो पूंजीपति के वर्ग के द्वारा जो शोषण हुआ उस सभी वर्ग का हुआ, श्रमिक का भी हुआ, मध्यम का भी हुआ और कृषक का भी हुआ, इसलिए ऑप्शन घ हो जाएगा सभी ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे ना। रिक्त स्थान को यहाँ पर भरना है। शहरों के विस्तार में भव्य डैश का निर्माण हुआ ना? तो परफोटक का। किसका निर्माण हुआ? परफोटक का। प्रश्न है 2 की लंदन भारी संख्या में डैश को आकर्षित करने में सफल हुआ ना? तब प्रवासियों को ना, प्रवासी को मतलब आकर्षित करने में सफल हुआ। प्रश्न 3 है, शहर में रहने वाले डैश से सीमित थे ना? बाध्यताओं से सीमित थे। बाध्यताओं से क्या थे? सीमित थे। डैश देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है? तो विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। प्रश्न 5, डैश के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए हैं? तो नगर प्रबंधन के द्वारा। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? नगर प्रबंधन। ठीक है, बढ़ते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ ना। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका जो आंसर देना है 60 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा ना, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना निर्णायक रूप से हुई ना? हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक पूंजीवाद का उदय ना, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना एवं लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास ना। यही 3 प्रक्रियाएं हैं जिसने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई ना। तो कौन कौन से कारण है 3 आधुनिक शहरों के निर्णायक रूप से? तो औद्योगिक पूंजीवाद का उदय ना, और दूसरा है कि विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना एवं लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। यही 3 क्या है प्रक्रिया जिसने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई है। प्रश्न है 2 आपके सामने कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है ना? तो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समाज का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। पहला हो गया आर्थिक, और दूसरा है क्या? प्रशासनिक संदर्भ में। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न है इसके बाद का जो प्रश्न है क्या है? कितना नंबर प्रश्न आपके सामने? 3 नंबर। प्रश्न 3 है क्या कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है ना? तो इसके जो आर्थिक तथा, ऐसे लिखेंगे कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 आधार प्रमुख है जो कि निम्नलिखित है। पहला क्या है? जनसंख्या का घनत्व ना। पहला क्या हो जाएगा? जनसंख्या का घनत्व। और दूसरा पॉइंट है कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात। और दूसरा क्या? पहला तो हो गया जनसंख्या का घनत्व और दूसरा क्या हो गया? कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं ना। क्या है प्रश्न की? गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। देखिए गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है ना। जुड़ा है मतलब गांव की जो आबादी होता है वो क्या? अधिकतर जो आबादी है वो कृषि से जुड़ा हुआ होता है ना। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है ना। अधिकांश वस्तुएं जो है वो कृषि से ही उत्पादित की जाती है, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। आय का प्रमुख स्रोत होता है।
अच्छा, प्रश्न 5, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? शहर जो है वो किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र होता है ना? तो शहर राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र होता है, जहां दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी बसने लगते हैं ना। तो शहर जो है वो क्या, तो राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र होता है, जहां दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी क्या करते हैं, बसने लगते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है कि नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हैं ना? नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं ना? तो देखिए, परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है ना। परिवर्तन क्या है, तो प्रकृति का एकदम अटूट नियम है कि परिवर्तन तो होना ही है ना। समय के साथ आ रहे बदलावों को हम आधुनिकता की श्रेणी में रखते हैं। यह परिवर्तन हमारे वेशभूषा, जीवन स्तर इत्यादि में आता है, जो सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में ही परिलक्षित होता है। आधुनिक संचार सुविधाएं, आधुनिक घरेलू उपयोगी पदार्थों, नई नई डिजाइनों वाले वेशभूषा इत्यादि सर्वप्रथम नगरीय जीवन में ही दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें अपनाने के लिए वहां आवश्यक संसाधन एवं माध्यम उपलब्ध है ना। क्यों, तो क्योंकि वहां जो है उन्हें अपनाने के लिए वहां जो भी आवश्यक संसाधन है एवं जो भी माध्यम है वो उपलब्ध होता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है कि नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है ना? तो प्रश्न 7 है कि नगरों में ना, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कौन सा है, वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी? किसी भी नगर में विशेषाधिकार मतलब कि किसी को विशेष अधिकार प्राप्त हो ना, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होता है, ऐसी मान्यता का मुख्य कारण है पूंजी का असमान वितरण ना। किसी के पास पूंजी जो है अधिक है, किसी का पास कम है। पूंजी कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ही सीमित होती है, जिसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं, और अपनी पूंजी के बल पर वह कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर लेता है ना। अगला प्रश्न है क्या, 8 नंबर, कि नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बनी ना? तो देखिए, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना का विकास मुख्यतः आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयास से हुआ, क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए राजनीतिक अधिकारों को जानना जरूरी हो गया। ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। प्रश्न संख्या 9, व्यवसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया ना? व्यवसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार जो है नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? देखिए, तो व्यवसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इनके कारण ही नगरों में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि का विकास हुआ। व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के मुख्य आधार थे ना। व्यापार और क्या, धर्म शहरों की क्या थे, तो स्थापना के मुख्य आधार थे। व्यवसायिक पूंजीवाद के कारण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती गई, जिससे नगरों के उद्भव को बल मिला ना। इस प्रकार क्या हुआ कि नगरों के उद्भव को मतलब क्या, स्थापना को क्या बल मिला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 में कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही ना? शहरों की जो उद्भव है उसमें मध्यम वर्ग की भूमिका को बताना है ना। जो भूमिका है उसका क्या रहा? मध्यम वर्ग एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरा। मध्यम वर्ग जो है क्या है, एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरा, जो विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए ना। यह विभिन्न रूप में कार्यरत है, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई ना। प्रश्न संख्या है 10,
11 ना, 11 प्रश्न है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ ना। श्रमिक वर्ग का जो है आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। देखिए, शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का भूमि विहीन कृषक वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगा। क्या हुआ कि शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण शहर में जो काफी फैक्ट्री होते हैं ना, तो फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का भूमि विहीन कृषक, जिसके पास यानी कि भूमि नहीं है ना, उस प्रकार के जो किसान है, रोजगार की तलाश में किधर, तो शहर की ओर पलायन करने लगा, माने शहर की ओर जाने लगे। 12 प्रश्न है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। और इस शहर जो है वो किन किन समस्याओं को जन्म दिया, तो शहरों ने निम्नलिखित नई समस्याओं को जन्म दिया। पहला क्या है कि आवास की समस्या ना। दूसरा पॉइंट है जलापूर्ति की समस्या। देखिए, आवास की समस्या भी देखते होइएगा कि शहर में एक मकान के सटल, दूसरा मकान, तीसरा एकदम सटल सटल पूरे रहता है। उसके बाद है कि जलापूर्ति की समस्या, शहर में जल की भी कमी पाई जाती है। तीसरा है कि शहर में जो प्रदूषण है वो काफी ज्यादा फैलता है, तो प्रदूषण की समस्या। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 150 शब्दों में इसका आंसर देना है ना। प्रश्न है कि शहरों के होगा, ठीक है, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डाले ना। शहरों की विकास की क्या है, पृष्ठभूमि एवं उसके प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। देखिए, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर था ना। कब तक, तो 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर था। कई प्रतिरोधों के पश्चात भी यह व्यवस्था ने नई एवं बाह्य शक्तियों को जो इसे परिवर्तन करना चाहती थी यथासंभव नियंत्रित रखा, रोका और अपने में समाहित किया। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित हुई जो अपनी परंपराओं एवं स्वरूप के लिए प्राचीन परिपाटी के प्रति ऋणी तो थी, किंतु नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी ना, जो अधिक लौकिक एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थे ना। लौकिक और किस, जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थे। इसी पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। शहरीकरण की प्रक्रिया 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, औद्योगिक की पूंजीवाद का उदय। दूसरा है कि विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और तीसरा क्या है, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास ना। इस तरह ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। अतः नगरवाद जन समूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। प्रश्न है दूसरा कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की भिन्नता को स्पष्ट करें ना। ग्राम का जीवन और शहरी जीवन में जो क्या भिन्नता है उसको क्या है, स्पष्ट करना है। देखिए, गांव और शहर के बीच काफी भिन्नताएं हैं। गांव की आबादी कम होती है, नगर की ज्यादा ना। गांव और शहर में जो है काफी भिन्नता है। गांव की आबादी जो होता है वो क्या होता है, कम होती है, नगर की ज्यादा होती है। गांव में खेत और पशुपालन मुख्य आजीविका है ना। गांव में जो होता है पशुपालन और कौन चीज, तो खेती मुख्य आजीविका है। शहर में व्यापार और उत्पादन। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है, ठीक है, गांव में जो है प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है, शहर में प्रदूषित है। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि में शहर अधिक उन्नत अवस्था में होते हैं ना। शिक्षा की बात किया जाए, यातायात की बात किया जाए, इसमें जो है शहर अधिक उन्नत अवस्था में होते हैं, अच्छे होते हैं। शहर में आधुनिकताओं का बोलबाला होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र आधुनिकता से काफी दूर होता है। नगर में रोजगार के साधनों की अधिकता होती है, जबकि गांव में रोजगार के साधन नहीं के बराबर होते हैं ना। शहर में जो है रोजगार की बहुत सारे सुविधा उपलब्ध होते हैं, जबकि गांव में जो है ऐसी रोजगार की सुविधा उपलब्ध नहीं होते। ग्रामीणों का जीवन स्तर निम्न होता है, नगरीय लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। ग्रामीण लोग सामान्य तौर पर निष्कपट और ईमानदार होते हैं ना, मतलब कपटी उपटी नहीं होते, चोर बेईमान सब।
जबकि नगरीय लोगों में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि अधिक होते हैं। प्रश्न संख्या अब आएगा 3। यदि आपको वीडियो देखने से कुछ भला हो रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है। तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को निश्चित रूप से न भूले। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए ना? शहरी जीवन में जो है किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। देखिए, शहरीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक जीवन में काफी बदलाव लाया, ठीक है। शहरीकरण की प्रक्रिया ने क्या किया कि शहरी जीवन में काफी, सामाजिक जीवन में काफी क्या बदलाव लाया। ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित थी ना। ग्रामीण जिंदगी जो है मुख्यतः किस पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित थी। परंतु नगरीय जीवन गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित था। रोजगार के साधनों की अधिकता के कारण शहर में लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगा, जिससे शिक्षा का प्रसार सामाजिक जीवन में एक नया बदलाव लेकर आया। लोगों में स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी ना, अपना अपना सब भलाई चाहने लगा, अपने अपने स्वार्थ की बात। अधिकाधिक धनपार्जन के लिए प्रतिस्पर्धा माहौल बढ़ने लगा ना, एक दूसरे से मतलब धन अर्जन करने के लिए कंपटीशन जो है होने लगा। लोगों के जीवन में सुविधाएं तो बढ़ने लगी, परंतु कलुषता और कुविचार भी बढ़ने लगे ना। इससे क्या हुआ कि लोगों के जीवन में अच्छे अच्छे सुविधा तो बढ़ने लगी, और क्या सब बढ़ा? तो कुविचार, मतलब अच्छा विचार नहीं हुआ, विकास नहीं हो पाया। अच्छे विचार के मतलब कुविचार, मतलब बहुत सारे खराब विचार बढ़ने लगे, जिससे मानवता की भावना घटने लगी। लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगे, और लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही क्या सोचने लगे। सामाजिक जीवन में आधुनिकता का बोलबाला बढ़ने लगा। नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक बन गए। व्यक्तिवाद की भावना बढ़ने लगी ना, और क्या हुआ? व्यक्तिवाद की भावना जो है बढ़ने लगी। उसके बाद है प्रश्न क्या कि शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें ना। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग और किसना का? तो मजदूर वर्ग की भूमिका का चर्चा करना है। देखिए, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है ना। पहले आ गया आपका व्यवसायी वर्ग ना। व्यवसायी वर्ग ने अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक कार्यस्थलों, जन परिवहन प्रणाली, औद्योगिक केंद्रों इत्यादि की स्थापना करना प्रारंभ किया, जिससे धीरे धीरे वहां की आबादी बढ़ने लगी ना। सामाजिक परिवर्तन होने लगा और छोटा सा क्षेत्र शहर में तब्दील होने लगा, और छोटा सा क्षेत्र जो है वो क्या होने लगा? शहर में तब्दील होने लगा। मध्यम वर्ग धीरे धीरे एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरने लगा। मध्यम वर्ग जो है वो एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरने लगा। इस वर्ग से शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट इत्यादि विभिन्न पदों पर लोग आसीन होने लगे। इनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी, जिससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया और शहरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। अच्छा, गांव के किसान और मजदूर अपनी आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर पलायन करने लगे, जिससे शहरीकरण की प्रक्रिया को क्या हुआ कि बल मिला। प्रश्न संख्या है 5, और यह आखिरी प्रश्न होगा शायद, नहीं 6 भी है, नहीं 5 तक ही 5 ये प्रश्न है ना। तो आइए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है। एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बंबई शहर के विकास की समीक्षा करें ना। किस शहर की? तो बंबई शहर के विकास की समीक्षा करना है ना। देखिए, यहाँ बंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी है ना। वाणिज्यिक क्या है? भारत जो है राजधानी, अब मुंबई जो है राजधानी है भारत की ना। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था ना। ये जो है क्या, एक प्रमुख मतलब मुख्य बंदरगाह होने के नाते यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। वहां से कौन कौन तक? कपास और अफीम। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी बंबई में
बसे ना। कपड़ा मिले खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। 1954 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई और 1921 ईस्वी तक वहां 85 कपड़ा मिल खुल चुकी थी, जिनमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे ना। जिनमें कितना 1,46,000 जो मजदूर है काम कर रहे थे। 1931 तक लगभग 1/4 ही बंबई के निवासी थे, बाकी निवासी बाहर से आकर बसे थे। बंबई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 वर्ग गज था ना। कितना? केवल 9.5 वर्ग गज था। वहां प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे ना। वहां जो है प्रति मकान में कितने? तो 20 व्यक्ति रहते थे। बंबई का विकास सुनियोजित तरीके से नहीं हो सका, बल्कि 1800 के आसपास बंबई फोर्ट एरिया का केंद्र था और 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। ठीक है, एक हिस्से में नेटिव रहते थे और दूसरे में यूरोपीय या गोरे रहते थे। कोट आबादी उत्तर में एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी में भी विकसित होने लगी थी। दक्षिण में इसी तरह की उपनगरीय आबादी और एक छावनी थी। यह नस्ली विभाजन अन्य प्रेसिडेंसी शहरों में भी रही ना। शहरों में भी क्या है? रही। इसके बाद की बात किया जाए तो इसके बाद क्या है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक 19वीं शताब्दी के कब मध्य तक व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए और अधिक जमीन की जरूरत महसूस हुई, तो सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा नई योजनाएं बनाई गई। क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक ना व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए ना व्यवसाय के उद्देश्य से के लिए और अधिक जमीन की जरूरत महसूस हुई, तो सरकार और निजी कंपनी के द्वारा सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर नई योजनाएं बनाई ना। 1864 में मालाबार हिल से कोलबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका बैंक बेरी क्लेमेशन कंपनी को मिला ना। किस कंपनी को? तो बेरी क्लेमेशन कंपनी को मिला। 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीन को घेर लिया गया और समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा। एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोद का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ का बलाड एस्टेट बना डाला। इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया ना। और मशहूर क्या? तो मरीन ड्राइव बनाया गया। तो आज का क्लास जो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो, अगर इससे आपका कुछ काम चल रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यारा सा जरूर कमेंट भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो है क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और पढ़ाई भी मन लगाकर करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।